करनी है यूजेस ऑफ मेटल्स की। किसकी बात करनी है बच्चों? हमने सबसे पहले बात करनी है यूजेस ऑफ मेटल्स। तो बच्चों हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनके यूजेस हमें पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, और उनमें हमारे पास सबसे ऊपर जो है वो है हमारे पास नंबर 1 है, जिसकी वजह से ये बड़ा मशहूर है। इसके कुछ रीजंस हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसके डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि नंबर 1 इसका जो यूज है वो क्या है बच्चों? इसका नंबर 1 यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स, राइट। ये कहाँ यूज होता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट में। और उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि इट इज, रीजन क्या है इसका भाई, कि ड्यू टू लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है। सही है बच्चों? हाँ, आपको ये याद रखना है कि प्योर एल्युमिनियम आप फिर भी इस्तेमाल नहीं करते हो, आप एलॉय ही इस्तेमाल करते हो, क्योंकि प्योर मेटल्स जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। वी नो दैट कि अगर हम अप्लाई करें प्रेशर तो वो उनकी जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, उनकी लेयर्स होती हैं वो स्लाइड कर जाती हैं। तो इस वजह से हम हर कहीं पर भी आप प्योर मेटल इस्तेमाल नहीं करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है 90% हम एलॉयज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ उसमें बात अलग है कि उसमें परसेंटेज एल्युमिनियम की दूसरा मेटल डाला हुआ होगा। ठीक है भाई। दूसरा इसका यूज जो है, ये यूज होता है बच्चों ओवरहेड केबल्स में। ओवरहेड केबल्स में यूज होता है इसका। सेकंड यूज जो है वो क्या है भाई? ओवरहेड केबल्स में यूज होता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, पहला रीजन तो भाई देखें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होना चाहिए तभी आप उसको यूज कर सकते हैं केबल में। तो पहला रीजन जो है इसका ये है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई। एंड द सेकंड वन इज ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। मतलब हैंग हो सकता है। ओवरहेड केबल्स के अंदर ये यूज हो सकता है, ज्यादा वजन नहीं है तो टूटेगा नहीं इतनी आराम से। ठीक है बच्चों। थर्ड सर इसका कॉपर जो की डेंसिटी ज्यादा है? कॉपर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इससे। ठीक। उसके अलावा इसका जो थर्ड यूज है, आप कह सकते हो इसका थर्ड यूज जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है। ये आपने देखा होगा अक्सर बेशतर जब आप लोग खाना वगैरह लेने जाते हैं तो वहां पर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल में वो रोटियां वगैरह रख के देता है, या सालन वगैरह या कोई कबाब वगैरह। ये है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर ये खराब नहीं होगा, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो इस वजह से ये रीजन की वजह से हम उसको फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। जी राइट सर। उसके अलावा हमारे पास जो एक और मेटल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसकी यूजेस हमारे सिलेबस में मौजूद है, और वो क्या है? आपके पास कॉपर है। कॉपर के यूजेस हमारे सिलेबस में मौजूद है, और यूजेस नहीं, आप कह लें कि बस इसका एक ही यूज मौजूद है हमारे सिलेबस में, और वो क्या है? in wires in our houses, we use this in wires, right? And why we are using this? Because of its good conductivity of, reason is one of the good conductor, you can say that it's a good conductor of electricity. And the second reason is it's a good ductile, तो इसकी डक्टिलिटी भी बहुत मशहूर है भाई, इस वजह से ये हम वायर्स में यूज करते हैं। सो दीज आर द मेटल्स और उनके यूजेस जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, तो इसको आप अपने पास लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। यस सर। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें कुछ और आप कह सकते हैं कि एक एडिशन और है हमारे पास यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहीं पर बता दूं। तो भाई एल्युमिनियम के अंदर एक और आपने याद रखनी है बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर। एल्युमिनियम की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? एल्युमिनियम की एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये बड़ा बड़ा रिएक्टिव मेटल है। ये ग्रुप, ये जो रिएक्टिव सीरीज आपने लिखी है इसमें 5th नंबर पर जो है ये आ रहा है। उसके बावजूद भी ये जो है अपेरेंटली अनरिएक्टिव होता है। ठीक है ना? एल्युमिनियम इज अपेरेंटली अनरिएक्टिव, और वो ऐसा क्यों करता है भाई? हालांकि इट्स हाई इन रिएक्टिव सीरीज, तो व्हाई इट्स अपेरेंटली you can say that unreactive? Because has a layer of, अब कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं इसको हम, has a layer
has a protective layer of its oxide on it. ठीक है ना। एल्युमिनियम का खास बात क्या है भाई? एल्युमिनियम की खास बात ये है कि एक तो फॉर सपोज ये आपके पास एल्युमिनियम है, ये आपके पास एल्युमिनियम की रॉड है, आपने जो ना ये प्योर एल्युमिनियम, आपने इसके डिफरेंट चीजें बना ली हैं। होगा क्या, जैसे आप इसको एक्सपोज करोगे, एक्सपोज टू द एयर, यू विल सी दैट कि भाई इसके ऊपर यहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी, इसकी अपनी ऑक्साइड जो है इसके ऊपर क्या कर लेगी, रस्टिंग कर लेगी, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा ऊपर। तो आपके पास जो एल्युमिनियम होगा ना वो सारा नीचे छुप जाएगा। तो ये आपके पास जो एल्युमिनियम है वो रह गया नीचे, और ये आ गई आपके पास एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर। एंड द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो अच्छी बात है इस ऑक्साइड लेयर की वो ये है कि इसका कलर सेम एल्युमिनियम जैसा होता है। दूसरी बात ये कि ये एल्युमिनियम के ऊपर स्टिक हो जाती है, हटती नहीं है इतनी आराम से। ठीक है। दूसरा ये कि ये बिल्कुल न्यूट्रल होती है, ये किसी तरह का कोई काम नहीं करती। ठीक है ना, मतलब कि यानी ये उससे भी ज्यादा, एल्युमिनियम से भी ज्यादा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसको रिएक्शन कराने के लिए आपको तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिएक्शन देना पड़ेगा। अदरवाइज इसकी नेचर एम्फोटेरिक होती है। आप इसको एसिड से रिएक्ट भी करा सकते हो, उसको बेसिक से भी रिएक्ट करा सकते हो। आपको याद रखना है कि ये जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम नॉर्मली रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। नॉर्मली एल्युमिनियम रिएक्शन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो छुप गया है अंदर, और उसके ऊपर आ गई है एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर। और वो जो ऑक्साइड की लेयर है उसकी खास बात क्या है कि वो एल्युमिनियम की जैसी ही है कलर में, और वो एल्युमिनियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो एल्युमिनियम को रिएक्ट करने नहीं दे रही। इफ यू वांट कि वो आप उसको रिएक्शन कराएं तो आप उसको पहले हटाएं, उसके बाद फिर ये एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा। इज दैट राइट बच्चों? Right, sir. It's very important point that you need to keep in mind why aluminum is apparently unreactive, because it has a layer of its own oxide on it, which is more stronger than aluminum, right? Is that right, Vijay? Yes, sir. Right. Then let's move on. Let's move on towards corrosion, right? If you talk about corrosion, what is corrosion? Corrosion is, you can say that it is one of the name of rusting. You can say that this is what? This is due to the rusting. राइट जब वो रस्ट हो जाते हैं तो दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, राइट? वो जो है अपने पास जो है टूटना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो द लॉस ऑफ मेटल इज एक्चुअली नोन एज corrosion. So you can say that this is the loss of metal. This is the loss of metal, and बच्चों the loss of metal is always due to the rusting. It is due to the rusting. और जो rusting होती है आपके पास बच्चों, rusting के लिए we have two main things जिसके बगैर rusting नहीं हो सकती। एक तो पानी और एक ऑक्सीजन। इन दोनों की प्रेजेंस में रस्टिंग होगी। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। क्लियर बच्चों? दोनों चीजें होंगी तो रस्टिंग होगी। Clear. ठीक है। अब ये दोनों चीजें होंगी तो रस्टिंग हो जाएगी। भाई ये आपके पास क्या है, रस्टिंग होगी तो आपके मेटल्स खराब हो जाएंगे, मेटल्स खराब हो जाएंगे तो फिर वो जो है क्या नाम है, कोरोजन, वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे आपके। तो यकीनन हमने इसकी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस करनी है। तो इसकी प्रिकॉशंस क्या है बच्चों? इफ यू टॉक अबाउट देयर प्रिकॉशंस, को लॉस होने से, तो करोड होने से बचाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आयरन के साथ होता है। डेली लाइफ में हमारे पास ये आयरन के साथ हो रहा होता है। तो जरा बताइए आप लोग बारिशों के मौसम में एक ऐसा क्या करते हैं आप लोग जिससे आपका आयरन बच जाता है, सेव हो जाता है? आपकी साइकिल की चेन, आपकी बाइक की चेन, बहुत सारी चीजें होती है ना आयरन की होती है हमारे सर ग्रीस लगाना। Yes, one of the method of precaution is greasing, right? उसके अलावा सर पेंटिंग। लगाते हैं तो हम पेंटिंग करते हैं। उसके अलावा Galvanize करना हो गया, ये स्टेटमेंट है कुछ करके। गैल्वनाइज करना ये एक अच्छा काम है, लेकिन ये हम लोग घरों में नहीं करते हैं। ठीक है ना, गैल्वनाइजिंग। सर एक Yes, रेड उसके लिक्विड भी अलावा लगाते क्या लगाते हैं? हैं, एक रेड कलर का लिक्विड। रेड कलर का लिक्विड, वो ग्रीसिंग हो गई ना। उसके अलावा अगर आप इसमें Yes, ऑयल sir. डालना, सर लुब्रिकेटिंग होती है। ऑयलिंग कर सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटे? सर लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द अदर वे टू प्रोटेक्ट योर मेटल्स। और उसके अलावा आप एक और काम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक कवरिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों?
तो ये 6 प्रोसेस हैं जो कि हम अब आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने मेटल्स को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई हमारे घरों में क्या होता है, जब बारिश हो रही है हम अपने कार्स के ऊपर जो है ना एक शीट चढ़ा देते हैं, जो कि हमारे पास सेफ्टी कवर होता है, वो इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं। बाइक्स की चेन्स के अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। हम जो दुकान वाले होते हैं वो अपनी दुकान के जो शटर होते हैं उसके अंदर ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, हम लोग घरों में जब ग्रिल वगैरह लगाते हैं तो उसके ऊपर फौरन से कलर करवा देते हैं ताकि वो जो इस पर रस्टिंग ना हो। ठीक है ना, तो ये सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं आमतौर पर डेली लाइफ में, ताकि हमारा मेटल क्या हो सके, सेव हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। अब ये जो गैल्वेनाइजिंग है और ये जो आपके पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दो सबसे अच्छे हैं। ये आपको पता चलना चाहिए या पता होना चाहिए। फॉर सपोज अगर शिप्स होती हैं आपके पास, ये जो पानी के अंदर जो शिप्स चल रहे होते हैं, ये आपके पास आधे से ज्यादा तो अंदर होते हैं पानी के अंदर ना। ये फॉर सपोज ये शिप है, ये पानी के अंदर है, तो ये आयरन की बॉडी बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये जो शिप है ये नीचे से क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। और ये नीचे से रस्ट होगा तो फिर ये नीचे से टूट जाएगा, नीचे से टूट जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और फिर वो नीचे पानी आ जाएगा, वो डूब जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई। तो जी इसको सर, बचाने क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए नीचे आयरन बॉडी के साथ हम छोटे छोटे ब्लॉक्स लगाते हैं किसी और मेटल के। लाइक हमने इसमें यहाँ छोटे magnesium के। We know that magnesium is more reactive. Magnesium is more reactive than iron। तो जो भी रिएक्शन होगा वो किस पे होगा बच्चों, मैग्नीशियम पर। जो भी रिएक्शन होगा वो मैग्नीशियम पे होगा। तो व्हाट एवर द रिएक्शन, मैग्नीशियम क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके मैग्नीशियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, राइट। मैग्नीशियम या कोई भी आप मेटल लगा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज itself and protect iron. So this is what sacrificial protection। ठीक है बच्चों, this is what sacrificial protection। आप देखें, आपने लगाया सिर्फ 3 ब्लॉक्स को यहाँ पर है नीचे से, और ये पूरी जगह इनमें भी रस्टिंग नहीं हो रही। इतना फायदा है। आप देखें, लगाए आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स इतनी दूर जगह पर, उतनी सारी खाली जगह पड़ी हुई है जहां पर आयरन मौजूद है, लेकिन उस पर भी रस्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो पहुंचने ही नहीं दे रहा वहां तक रिएक्शन को, ऑक्सीजन को इतनी दूर से अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास। सही है बच्चों। जी सर। Yes, sir. सेम एज इट इज, Yes. अगर आप एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर आप क्या करते हैं, एक आयरन की रॉड डाल देते हैं। ठीक है, ये आयरन की रॉड जो है, आप देखें इस आयरन की रॉड पे 4 साइड होंगी। इस 4 साइड में से अगर आप सिर्फ एक साइड पर भी मैग्नीशियम लगा देंगे ना, सिर्फ इस साइड पर, यहाँ पर आप मैग्नीशियम लगा दें और उसको पानी में डालकर आप छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो आपका जब मेटल है ना, इस पर रिएक्शन होगा ही नहीं, ये आपका मेटल रस्ट ही नहीं होगा। 3 साइड खाली हैं और एक साइड पे आपने सिर्फ मैग्नीशियम लगाया हुआ, तो रिएक्शन सिर्फ किस पे हो रहा होगा बच्चों, मैग्नीशियम पे हो रहा होगा। 3 साइड उसकी रस्टिंग। ठीक है भाई, राइट सर। उसके अलावा आपने गाड़ियों पे देखा होगा, हमारे जो आमतौर पर आप गाड़ियों में देखेंगे तो ये जो कार्स होती हैं, कार के ऊपर आमतौर पर हमारे पास क्या होता है, ये जो कार बॉडीज होती हैं, इन कार बॉडीज के ऊपर पहले बच्चों की जाती है एप्लीकेशन किसकी, एक स्प्रे किया जाता है इसके ऊपर सिल्वर कलर। अगर आपने देखा हो, गाड़ी के ऊपर पेंट करने से पहले इसके ऊपर एक क्या किया जाता है, सिल्वर स्प्रे किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों इस पे, सिल्वर स्प्रे। ये जो सिल्वर स्प्रे होता है, ये एक्चुअली आप जिंक स्प्रे कर रहे होते हो उसके ऊपर, ये इसके ऊपर जिंक स्प्रे करते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज जिंक, जिंक इज एक्चुअली इट्स अ कोटिंग ऑन आयरन बॉडीज। तो आप कह सकते हैं जिंक कोटेड ऑन आयरन बॉडीज। आप आयरन बॉडीज के ऊपर जिंक कोट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये क्या कहलाता है आपके पास बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है आपके पास ये, गैल्वेनाइजेशन। पहले आप आयरन बॉडी के ऊपर जिंक की लेयर कोट करते हो, उसके बाद पेंट करते हो, और उसके बाद फिर गाड़ी हम जो है यूज करते हैं। फॉर सपोज हमने किसी ऐसी जगह ठोक दी जहां पर पहले पेंट उतरा, फिर जिंक के लेयर भी उतर गए और अंदर से आयरन की बॉडी आपको नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, फॉर सपोज आपने इतनी बुरी तरह ठोकी है कि यहाँ से अंदर से आयरन बॉडी क्या हो गई, आपके पास निकल कर बाहर आ गई, राइट। स्टिल इट इज नॉट रस्टिंग। व्हाई बच्चों, पहले तो ये जो आपने लेयर लगाई हुई है, दिस इज व्हाट, ये जो लेयर आपने लगाई हुई है, दिस इज गैल्वेनाइजेशन। ये तो आपने जो है ना जिंक कोटिंग कर दिया आयरन की बॉडी के ऊपर, तो ये गैल्वेनाइजेशन है। बट स्टिल दिस इज नॉट, this is now sacrificial protection। ठीक है भाई, क्या कह रहे हो बेटे, गैल्वेनाइजेशन एक्ट करेगा सैक्रिफिशियल।
यस, गैल्वेनाइजेशन तो आपने ऑलरेडी की हुई है ना, लेयर लगाई हुई है आपने बॉडी के ऊपर, वो गैल्वेनाइजेशन, जो आप लेयर कोट कर रहे हो वो गैल्वेनाइजेशन है। लेकिन अब क्योंकि अब ये एक्सपोज हो गई है, ये ऑक्सीजन पे, ये एयर की मॉइस्चर के साथ साथ जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर एक्सपोज हो गई है, तो अब रस्टिंग हो सकती है, अब जो है रिएक्शन हो सकता है। अब जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन जिंक के साथ होगा, आयरन के साथ नहीं होगा, तो आयरन इज स्टिल प्रोटेक्टेड। तो अब ये जो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। ठीक। Any problem to any one of you? Is that all clear? यस सर, क्लियर। Yes, sir. अच्छा Yes, देखें, sir, इन also. सब के बावजूद हम एक और प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एक और हम प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, और वो एक आप कह सकते हैं, यू कैन मेक मेटल्स एलॉय। आप क्या बना सकते हैं मेटल्स को बच्चों? एलॉय भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो स्टेनलेस स्टील यूज होती है बच्चों, के उसके ऊपर एक भी धब्बा नहीं लगता, उस पर किसी तरह की रस्टिंग नहीं होती। हम दरवाजे चाहे लोहे के बनवा दें, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर जो हाथ हैंडल होता है पकड़ने वाला, वो हम स्टेनलेस स्टील का लगाते हैं मेन डोर के ऊपर। और वो बारिश हो, खिजा हो, बहार हो, कितना गंदा मौसम हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, उस पर रस्टिंग नहीं होती। You can see this, even you can make alloys। अगर आप रस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो एलॉय का एक रीजन ये भी होता है कि ये जो है रेजिस्ट करता है रस्टिंग से। वन ऑफ द रीजन ऑफ एलॉय कि आप इसको जो है रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो we have different reasons of making metals into alloy. We can make them strengthen। हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी एलॉय बनाते हैं मेटल्स को, पहला रीजन। दूसरा ये कि we can make it for the better appearance। हम उसकी अपीयरेंस को खूबसूरत बनाने के लिए भी एलॉय बनाते हैं। And one more reason is we can make alloys to reduce the और एक और रीजन क्या हो सकता है? रेजिस्टेंट टू कोरोजन। आप उसको कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी क्या करते हैं? एलॉयस बनाते हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट रीजन ऑफ मेकिंग मेटल्स इनटू एलॉयस। तो ये 4 रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है आपके पास, क्या कह रहे बेटे? इसकी एग्जांपल बता सकते हैं? बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप स्ट्रेंथन की एग्जांपल देखें। फॉर सपोज वी हैव मेटल, iron metal, we have what? We have iron metal, and we know that are arranged in layers in the metal, right? And if we apply force on them, so they can slide over each other, so they are malleable। metals कैसे होते हैं भाई? malleables होते हैं। तो for suppose अगर मैं यहाँ apply करूँ pressure, so it can be like this, so we can reshape the metals by applying force on them, right बच्चों? राइट सर। So you can Right. say that metals are normally soft। metals are soft। soft का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हाथ से दबाएंगे तो वो जो है ना, क्या नाम है, बिल्कुल। मेटल सॉफ्ट का मतलब ये कि अगर आप उनको प्रेशर लगाते हैं तो वो रीशेप हो जाते हैं। मेटल आर सॉफ्ट नॉर्मली एज कंपेयर टू एलॉयज, ठीक है ना, बिकॉज दे आर मैलेबल। दे आर मैलेबल, ठीक है ना। हम मैलेबिलिटी के जो है सेंस में इसको सॉफ्ट कह रहे हैं। सॉफ्ट का हरगिज मतलब नहीं है कि आप जो है इनको चेहरे पे लगा के जो है ना अपना मसाज कर सकते हैं, हरगिज मतलब नहीं है, ठीक है ना। सो अब ये इतने सॉफ्ट हैं, तो फॉर सपोज कोई चोर आया हमारे घर में, उसने एक रात को जो है ना, क्या नाम है, कुछ जान लगाई और दरवाजे पर मोड़ तोड़ की, और उसने किसी तरह उसने मोड़ने की कोशिश की और उसने मोड़ दिया, ठीक है ना। सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है कि आप फोर्स लगाएंगे और उसको मोड़कर तोड़ के खराब घुस सकते हैं अंदर में। तो हमें बचाना है अपने घर को, तो हम गेट किसका बना रहे हैं भाई? एलॉय का बनाना चाह रहे हैं। तो भाई एलॉय होते क्या है? जस्ट लुक एट ओवर हियर। एलॉयज आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दे आर एक्चुअली, you need to keep remember, they are mixture of metals, ठीक है ना। they are mixture of metals, they are mixture of metals and sometime non metals as well, sometime मरतबा कार और स्टील में यूज होता है, ठीक है ना, sometime non metals as well। अब हुआ क्या, आपके पास ये आयरन मेटल था, ये आयरन मेटल के आइटम्स थे, इसके साथ साथ आपने एक जो है फॉर सपोज जिंक का मेटल इसमें मिक्स कर दिया, तो अब उसका साइज डेफिनेटली डिफरेंट होगा। इसी तरह आयरन की बॉडीज जो होंगी आपके पास, इन आयरन के जो आइटम्स होते हैं इनका साइज डिफरेंट होता है, और आपके पास जो जिंक का आइटम होंगे उसका साइज डिफरेंट होता है। कोई सा भी छोटा और कोई सा भी बड़ा हो सकता है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट वांट टू शो यू कि भाई ये होते क्या है, इस तरह से होते हैं आपके पास एलॉयज। नाउ यू कैन सी दिस, ये एक एलॉय बन गया आपके पास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलॉय। ये आपके पास एलॉय का स्ट्रक्चर है, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। और ये आपके पास मेटल का स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों का आप देख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब आपके पास दो डिफरेंट साइज के जो मेटल्स हैं, दो डिफरेंट साइज के जो एटम्स हैं, वो आपस में मिक्स हो गए। तो अगर आप प्रेशर लगाते भी हैं, अगर आप यहाँ प्रेशर लगाते हैं, तो ये वाली जो लेयर है ये यहाँ जाके स्टक हो जाएगी, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब ये सारी जो आपके पास लेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गई है भाई, मिक्स हो गई हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई हैं। अब उनको अलग करना है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, राइट बच्चों? Right, sir. Yes, Right, sir. sir. You can say that alloys are more stronger than metals, right? They are more stronger than metals. You can say that the strength of alloys are more. You can write over there कि वहां पर आप लिख भी सकते हो कि now there would be no more sliding over each other on the layers, so definitely it would become what, stronger. जल्दी से इन सारी बातों को लिख लो अपने पास, सारी चीजें। देखा होगा जैसे फॉर सपोज अगर, ठीक है ना, अब ये डिफरेंट मेटल से मिलकर बनता है, इसका कलर डिफरेंट मेटल्स की वजह से खूबसूरत होता है। इसके अंदर आपके पास कॉपर मौजूद होता है। ये जो कॉपर होता है इसकी वजह से इसका रेडिश ब्राउन कलर मौजूद होता है, इसके अंदर कॉपर की वजह से थोड़ा सा आपके पास अलग इसकी खूबसूरती आ रही होगी। तो आप जो है ना क्या है, खूबसूरती के लिए भी मेटल्स को मिक्स करते हो, अलग अलग कलर के मेटल्स को मिक्स करेंगे तो खूबसूरत भी बन सकते हैं। स्ट्रेंथन, आप स्टील, आपको पता है स्टेनलेस स्टील काफी स्ट्रेंथन, आपके पास जो है स्टेनलेस स्टील भी हो सकती है, सिंपल स्टील की जगह स्टील यूज करते हैं हम। अगर जमीन से 100% आयरन निकाल लें तो उसके अंदर से 90% आयरन को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टील के अंदर। सही है भाई, खूबसूरती के लिए ब्रॉन्ज हो गया। लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो दुकान, आप इलेक्ट्रिशियंस बैठे होते हैं, उनके पास एक सोल्डर मशीन होती है जो कि सोल्डर को जो है ना क्या नाम है, वो तार वगैरह जोड़ने के लिए और छोटे छोटे वायर्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो सोल्डर होता है इट इज ऑल्सो a mixture of metals. You can say that it is, वो जो है मेल्ट हो जाता है, वो दो वायर्स को जोड़ते हैं फिर उससे ना। इसी तरह से रेजिस्टेंट कोरोजन आपके पास स्टेनलेस स्टील हो सकती है, या आपने जिससे वो जो सिक्के बनते हैं ना, कॉइन्स जिससे बनते हैं, क्यूप्रो निकल होता है, वो कॉपर और निकल का बना हुआ एक मिक्सचर होता है, वो उसको भी यूज कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंट होता है और कोरोजन से इतने आराम से वो कोरोड नहीं होता है। ये सारी बातें एक तरफ, उसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है बच्चों कि आपने जब इसको मिक्स कर दिया मेटल्स को, तो ये डेफिनेटली इनकी मेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, आपके पास डिक्रीज हो गई है, वो उतनी आराम से रीशेप नहीं होंगे, उनके अंदर ज्यादा आपको ताकत लगाना पड़ेगी, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगी, ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। उसके अलावा इन सब से हटकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब के, दे विल रिमेन सेम, मेटालिक बॉन्डिंग विल रिमेन सेम, है ना। मेटालिक बॉन्डिंग तो इन सब नहीं होगी, और इनके जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिमेन सेम रहेंगे। तो आपको याद रखना है भाई कि यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग जो है स्टे रहेगी, यहाँ पर अभी भी रहेगी, मेटालिक बॉन्डिंग यहाँ होगी, और साथ साथ इनके अंदर जो एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वो भी रहेगी। दे आर स्टिल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे स्टिल कंडक्ट, राइट बच्चों? Right, sir. Now you need to keep remember there would be no more sliding, no more layers can slide over each other. ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। That is why it is more stronger than metals. Got it, every one of you? Yes, जी, sir. So I think Sir, आप repeat कर सकते हैं? yes, I am saying that when you are mixing the two different size of atoms and atomic size, why alloys are more stronger? Just because of the different atomic size. Atoms के sizes की वजह से ये आपके पास alloy बन गया है। Now there would be no more sliding of layer on each other, and there would be less malleable, right? You can even say that atomic size, or you can even say that atomic radius as well, right बच्चों? right. Right, sir. Any problem to any one of you? All clear? No, sir, no problem. Yes, sir. So let's see our syllabus. You can see this in the syllabus, the metals chapter 9.1. ये कह रहा है कि properties of metal, compare the general physical properties of metals and non-metals, including thermal conductivity. We know that कि metal heat energy और electrical energy conduct करते हैं, जबकि non-metals नहीं करते हैं। Malleability और ductility, metals malleable होते हैं, ductile होते हैं, जबकि आपके पास जो non-metals होते हैं वो ductile नहीं होते, वो malleable नहीं होते, जबकि वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है ना भाई, वो आपके पास टूट जाते हैं, वो
छोटे छोटे वायर्स में या छोटे छोटे, उसके अंदर भी हमने बात कर ली थी। एल्कली मेटल्स का कम होता है, ट्रांजिशन मेटल का ज्यादा होता है, और नॉन मेटल का बहुत कम होता है, ठीक है ना। और मेटल्स का क्यों हाई होता है, क्योंकि उनके अंदर भाई मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और नॉन मेटल्स का क्यों लो होता है, क्योंकि उनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात करी, एसिड्स के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बल्कि हमने हैलोजेंस के साथ भी बात की। उसके बाद यूजेस ऑफ मेटल में आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, वी टॉक अबाउट दिस बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। एल्युमिनियम जो है ओवरहेड केबल्स में यूज होता है, वी टॉक अबाउट दिस। Electric wires, we talk about this. Alloy, you can see this, हमने इसकी बात नहीं की, आप लिख सकते हैं अपने पास। brass is a mixture of copper and zinc. brass आपके पास जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और जबकि आपके पास जो स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर आपके पास आयरन और आपके पास क्रोमियम, निकेल और कार्बन, ये 4 मेटल्स होते हैं, और 3 मेटल्स होते हैं और एक कार्बन विच इज नॉन मेटल। तो ये दोनों की कंपोजिशन हमारे सिलेबस में, तो आप याद कर सकते हैं, पेपर में वो पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में कि भाई ब्रास किससे मिलकर बना है, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, और क्रोमियम, निकेल और आयरन से बनी है, और एक इसमें कार्बन भी मौजूद है, ठीक है। ये हमने बात नहीं की थी, अपने पास लिख सकते हैं आप। Explain in terms of structure, we talk about this, why alloys are more stronger, because due to the presence of different atomic size, वहाँ पर atom different size के हैं, तो there would be no more sliding over each other, and they become what? Strengthened, right? और describe the uses of alloy. alloy के कुछ uses हैं आपके पास, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। stainless steel कटलरी में यूज होता है, घरों के अंदर जो हमारे किचन में जो सामान होता है, वो स्टेनलेस स्टील का ज्यादातर बना होता है, क्योंकि हम उसको जो है अपने घरों में फूड वगैरह, छुरी वगैरह होती है, उसको हम जब कभी फ्रूट्स काट रहे हैं, सब्जियां काट रहे हैं, तो अगर वो खराब होगी, लोहे की होगी, तो वो कुछ उस पे कोरोजन हो सकती है, कोरोजन हो जाएगी तो फिर वो हमारे लिए हैजर्डस हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है स्टेनलेस स्टील, इसीलिए हम उसकी बनी हुई कांटे, चमचे और जो है क्या नाम है, छुरियां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलॉय फ्रॉम डायग्राम। सो जो मैंने डायग्राम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया डिफरेंट साइज वाला, वो एमसीक्यू कर चुके हैं। ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज हमने रेडी की थी, हमने बनाई थी, उसमें रिएक्शंस हमने किए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कर लिया, उसके बाद हमने कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ, एसिड्स का रिएक्शन दिखा दिया, अमोनियम की रिएक्टिविटी की भी बात कर ली हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हमने एमसीक्यूज भी कल किए थे, कोरोजन की हमने बात कर ली, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर पानी और ऑक्सीजन दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके कोरोजन होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। प्रिवेंशन के मेथड्स हमने बात कर ली कि भाई ग्रीसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कोटिंग विद प्लास्टिक, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और गैल्वेनाइजिंग विद पोजीशन ऑफ मेटल्स की रिएक्टिविटीज के जरिए हमने जो है सेपरेशन करनी है, हमें पता है। और आयरन की एक्सट्रैक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोक बर्निंग हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, देन रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। और एल्युमिनियम की भी हमने बात की थी, और दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? तो खत्म चैप्टर? राइट सर। चैप्टर आपका खत्म। तो लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज जो हमने कल छोड़े थे, तो वो एमसीक्यूज आपने करने हैं एलॉयज वाले, ठीक है ना। देखें यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अलावा जो 4 एमसीक्यूज हैं वो एलॉयज के हैं, तो जरा जल्दी से इसको आप लोग कर लीजिए, जल्दी से। सो बच्चों, I told you just right now, क्या होते हैं भाई उसके अंदर? कॉपर एंड Zinc. zinc. So the C would be the right answer. Very good, every one of you. Then question number 4, brass is an alloy. Which statement about brass is correct? D. It contains of electrons. It contains positive and negative ions. Positive ions होते हैं but negative नहीं होते. It is a compound of metal and non-metal. No. It is a compound of D. 2 or more metals. No. It is a mixture, not a compound. So it should be the A. It has a delocalized electron. C of delocalized electrons, right? अब देखें वो आपको किस तरह पागल बना सकता है, एक लफ्ज गलत कर कर वो एमसीक्यू को पूरा गलत कर सकता है ना। जी सर। तो आपने ये चीजें गौर से देखनी है। देन व्हिच आइटम इज मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील? इनमें से कौन सा माइल्ड स्टील से बना हुआ होगा भाई? कटलरी सर। कटलरी। यार कटलरी तो स्टेनलेस स्टील से बनी होती है ना। तो माइल्ड स्टील क्या मतलब? मिस्ट्री हो। माइल्ड स्टील का काम, ये इन्होंने क्यों सवाल पूछा है, ये तो गलत बात है, इनको पूछना नहीं चाहिए। सी हो सकता है ना? टी हो सकता है इसका अंदर, यू कैन से दैट ये सी ए हो तो है नहीं, बी भी नहीं है, सी या डी? स्केलेटल सी हो सकता है। अच्छा देखें, आपके पास जो माइल्ड स्टील होती है
आपके पास माइल्ड स्टील जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्री में जो बनती हैं उसको बनाने के काम आती है। जैसे आपके पास आप कह लें कि ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है ये, फर्नीचर में यूज होती है ये, और उसके अलावा बहुत सारे, मेरे हिसाब से ये कार बॉडीज होना चाहिए। व्हाट डू यू से? तो लेकिन कार बॉडी आपने कहा था आयरन की होती है, उसके ऊपर हम गैल्वेनाइज करके वो करते हैं, सो हाँ, तो हाउ? आयरन की तो होती है वो, लेकिन आयरन हम, मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया एल्युमिनियम जो होता है वो आपके पास एयरक्राफ्ट में यूज होता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप प्योर एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं, आप उसका एलॉय इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके अंदर 90% आप 95% एल्युमिनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। स्ट्रेंथन भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन प्रेजेंट इन दिस, और ये ज्यादा आपके पास ये बहुत अच्छा जो है ना डक्टाइल होता है, मतलब बहुत अच्छा ये इजीली जो है ना वो हो जाता है, शेप्ड हो जाता है ये। तो स्कैल्पर तो आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि बड़ी ही कोरोजन रेजिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप इसका इलाज करने में यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें तो स्टेनलेस स्टील होगा, इसमें भी स्टेनलेस स्टील होगा, और इसके अंदर भी स्टेनलेस स्टील होगा। तो कार बॉडी आप यूज कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि भाई अगर उसमें कोरोजन हो भी जाए तो खैर है, मतलब वो हमारी सेहत को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी ना। Yes, sir. ठीक है ना। बाकी आप देखें कंटेनर जो है आपके पास स्टोर गैस इन अ केमिकल प्लांट, तो ये मामला खराब कर सकता है, केमिकल प्लांट के अंदर वहाँ रिएक्शन हो सकता है। और दूसरा ये कि आपके पास स्कैल्पर जो होता है वो आपके पास यूज होता है कहाँ पर, वो यूज होता है ड्यूरिंग द मेडिकल रिसर्चेस, और वहाँ पर आप वो बॉडी काट रहे होते हो और लोगों का इलाज कर रहे होते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और कटलरी भी हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ना माइल्ड स्टील हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है इस आंसर को। ठीक है सर, दैन ओके। कुछ क्वेश्चन नंबर 4 कोई पूछ रहा था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डी या ए आंसर हो सकता है। डी में मसला ये है कि कंपाउंड लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ कंपाउंड, एलॉयज आर ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो इसी वजह से वो डी गलत है, ए सही है। और हर मेटल के पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। Which two statement about alloys are correct? Alloy are formed by mixing two metals. That can be यस। right. Alloy do not conduct electricity. Wrong. They have the different sizes. In an alloy, there is a metallic bonding. That is right. So the one and the B. fourth statement are right. Yes, every one of you. Is that right? Yes, यस sir. सर, क्लियर। Any problem? No, sir. सर No, sir. चलें, question number 8. Question number 8 आप लोगों को करना चाहिए. You can see this. Which structure represent that an alloy? You can see this positive ions, और ये दो different size के positive ions होंगे, क्योंकि because we have two different types of metals in an alloy, so there should be positive ions, there should be no negative ion over there. Keep remember this. So आप देखें कि ये तो सारे एक जैसे हैं, ये भी B में भी सारे एक जैसे हैं. The different size is present in C only, right? With delocalized electrons, right बच्चों? Yes, जी सर, राइट सर। Question अब वो let's see बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हो तो दे आर सेइंग दैट व्हिच स्टेटमेंट अबाउट alloys is correct? Alloys can only be formed by mixing copper and iron. ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता भाई, सिर्फ इन दोनों से ही क्यों बनाएंगे? Then high carbon steel alloys are soft and easily shaped. High carbon, अच्छा इसको सोचा जा सकता है. Then in an alloy there is attraction between positive ions and delocalized electron. This is something right. Metallic bonding हो सकती है. The alloy brass has a chemical formula. उसका chemical formula नहीं होगा, मतलब brass जो है it's a mixture, इसका कोई chemical formula नहीं होगा. तो this is wrong. तो जरा बच्चों बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, बी या सी? सी सर। D would be the right answer. जब आप कार्बन ज्यादा करते हो तो it strengthen the metal, right? जी सर, राइट। Harder than the metal from which they are made. Which difference which difference between the metals explain the greater hardness of alloy? जितना ज्यादा आप different create करोगे atomic size में, उतना ज्यादा आपके पास जो layers हैं एक दूसरे पे slide करने से avoid करेंगी, और फिर उतना ही ज्यादा stronger आपके पास क्या हो जाएगा, alloy हो जाएगा. So due to the difference of atomic size or atomic radius, you can say that it is difficult for the layers to slide over each other. Right बच्चों? जी सर, राइट। Good job. Then here we have question number 15.
for you in which alloys can be tested. Try this, बच्चों. ठीक है? Very good, every one of you. So you can see this. Why is the brass harder than pure copper? So they are saying कि भाई ये छोटा वाला जो है ये copper का है, जो बड़ा वाला है ये zinc का है. So you can say that zinc atom prevents the layer of copper atoms from sliding over each other, and you all are absolutely perfect. Right. Good job, बच्चों. B is the right answer. Yes, every one of you. किसी को कोई problem है तो मुझे बता सकते हैं. No sir, no problem. No, sir. ये 17 का आंसर क्या होगा बच्चों? Which oxide can be reduced to the metal by roasting with powdered iron? Powder B. iron से क्या? Definitely copper. sir. Very good. Copper. जबरदस्त. Good job. Then यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं. ये भी मैंने अभी आपको कराया. Attaching a piece of magnesium to underground iron pipes can protect the iron from corrosion. Which reaction protects the iron from corrosion? We know that D, we are D. placing magnesium over there, so magnesium is going to be oxidized itself and save or protect iron from rusting. So what is the right answer, bacho? It is D. D sir. for all. Right. Then which element is attached to iron immersed in salt water would prevent the iron from corroding? Right. B. बचाएगी कौन सा मेटल बचाएगा भाई? C. Magnesium is more C. reactive than iron, so if you place this along with iron, so it will save your iron from rusting. Right, बच्चों? Right sir. देख सकते हैं आप Question हो कितने गया ना? आसान यूज हैं, आप कितने आराम से इसको कर सकते हैं. राइट बच्चों? Yes, sir. sir. Now you can see over here the diagram shows how an this is what metal Z can be what metal Z should Magnesium. be more reactive ना? Magnesium. So it should be magnesium. C हो सकता है या D हो सकता है, A और B नहीं हो सकता है. It is more reactive than iron. So what should be the right answer, बच्चों? D sir, D. D. D for doll. Right, बच्चों? जी sir, right. Yes, sir. कितने मजे के MCQs हैं, कितने मजे के. If I just want to find some more over here, you can see this. Start with 31 क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है. आप सबको मेरा साथ देना है जल्दी जल्दी. सही है बच्चों? So let's start. Which reagent is added to aqueous potassium chloride to prepare lead chloride? इसको अभी हम छोड़ दें, ये salts का ताल्लुक है इसका, गलत आ गया है यहाँ पर. Let's talk about the next 32. Which substance when added to water does not make a solution that is a good conductor of electricity? Yes बच्चों, which substance when added to the water does not make a solution that is a good conductor of electricity? Which is Barium insoluble? nitrate. Barium nitrate. नहीं. No. Insoluble one is D, zinc carbonate. Zinc It carbonate. is not the part Okay. of this chapter. Then aluminum and copper are often used to make coins, but iron is not. Which statement explain this? It's quite simple. D. You Yes, can sir. say that D Yes, is the sir. right answer. Iron can D. react with water and it can oxidize itself. Very good, bacho. Then you can see this 34. Metal M will displace copper from the aqueous copper sulfate, यानी कि copper से ज्यादा reactive होगा. तो copper का है, देखो ये रहा copper. इससे ज्यादा reactive होगा M. So the right answer would be D. पहले ही बता दिया हमने, कुछ करने की जरूरत नहीं, यही आंसर होगा, है ना? अब बाकी आप देख सकते हैं, but will not displace iron from aqueous iron, यानी कि iron से कम होगा और सोडियम तो सबसे ही ज्यादा reactive है, तो D would be the right answer. ठीक है. इसी तरह which metal can be obtained from its oxide using hydrogen? कौन सा कर सकते हैं बच्चों? Copper. Copper. Shabash. Good. Then which Silver. silver and Copper. Copper. copper? 2 and 4. C. Very good, bachcho. Then 3 different beakers are set up as shown. In beaker 1, metal W is displaced from solution. You can see this. Z is more reactive than W. ठीक है बच्चों? जी sir. Then in beaker 2 you can see this. X is displayed from the solution. X जो है displace हो रहा है solution से, यानी कि W जो है आपके पास जो है displace कर रहा है, यानी कि W is more reactive than X and then X is more reactive than Y. So you can see this. Least reactive कौन हुआ? Y और फिर X और फिर W फिर Z. C should be the right answer. Right बच्चों? Yes, sir. पहले एक मिनट दोबारा Yes, sir. समझेंगे कैसे किया? देखो भाई ये आपके पास लिखा हुआ है ना, W का सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने Z डाला, Z can displace W, यानी कि Z is more reactive and W उससे नीचे होगा, right? ठीक है सर.
फिर आपने जो है W को लगाया X के सॉल्यूशन ने और W ने रिप्लेस कर लिया, तो X नीचे होगा W ऊपर होगा, राइट। ठीक है। फिर आपने X लगाया और Y का सॉल्यूशन था और X ने जो है डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि X इज मोर रिएक्टिव देन Y। दैट्स इट। अच्छा, गॉट इट। ठीक है सर। ठीक है। Then 38, two pieces of iron, one with zinc attached and the other with copper attached, are placed separately in water as shown. The diagram is missing. Oh my God. There are the problems that I am finding over here. Which statement are correct? The solve नहीं कर सकते, इसकी पिक्चर गायब है यहाँ से, हमें नहीं पता वो X है क्या Y है या Z है क्या है. So we are leaving this. 39, which raw, अरे यार चलें. So which raw shows the three metals in the correct order of the decreasing reactivity? भाई ये तो इंतहा का आसान है, बताइए. सर डी। D. D, zinc, फिर iron और फिर copper. Very good. Of copper sulfate. If you are placing zinc in copper sulfate, definitely zinc is going to be replace copper, right? So you can say that zinc, over here you are adding zinc into the copper salt, and you will see that zinc is going to be oxidized and copper is going to be reduced. So zinc is going to be oxidized. So zinc atoms are going to be oxidized. C would be the right answer. Then the position of the metal M in the reactivity series is shown. You can see this. This is M. You can see this. Which method would be used to extract कार्बन? सर कैल्शियम। carbon? Yeah. It is These more are- reactive than carbon. It is More more reactive. reactive than carbon. So how can we get this? Electrolysis of molten Okay, oxide. Dioxide. Very good, bacho, very good. Then which property is common in calcium, potassium, and sodium? They all are metals. Absolutely right. Then from your knowledge in the manufacturing of both aluminum and iron, what is the order of reactivity? Aluminum is more reactive than carbon, and iron is. Yes, sir. सर राइट। Yes, sir. देखें कितने आसान एमसीक्यूज है. मेरे ख्याल से अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन परफेक्टली याद हो तो आप इजीली इनको कर सकते हो. An alloy of copper and zinc is added to an excess dilute hydrochloric acid. Which observation are correct? We know that when we add zinc into the hydrochloric acid, it will form zinc chloride, and it is a soluble salt, right? And it is you can say that a colorless solution, right? So these two can be the answer. And we know that copper is least residue, and the copper is reddish brown in color, so you can say that D would be the right answer, right bacho? राइट सर। Yes, sir. Yes, Then sir. some metals can be obtained by reduction of their oxides with hydrogen. Which line of the table is correct? Aluminum हो सकता है, नहीं हो सकता. Copper हो सकता है, silver हो सकता है, sodium नहीं हो सकता. So this would be the right answer, right bacho, or not? Right, sir.